नमस्कार, मैं एम हसीन। परम नागरिक के लिए इस विशेष चुनावी बुलेटिन में मैं आपके सामने लगातार आ रहा हूं और मुद्दों को लेके, व्यक्तित्वों को लेके, पर्सनैलिटीज़ को लेके और प्रत्याशियों को लेके भी। आज क्योंकि चुनाव प्रचार ख़त्म हो चुका है और आज आखिरी दिन है, अब मतदान में कोई समय नहीं है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो अब सवाल ये बनता है कि कौन प्रत्याशी किस स्थिति में अपने आप को पाता है या उनके समर्थक किस स्थिति में अपने आप को पा रहे हैं। हम भाजपा प्रत्याशी श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की चुनाव अभियान को लेके क्या उनकी गतिविधियां रही, क्या उनकी परिस्थितियां हैं, उन्हें लेके उनके चुनाव सह संयोजक श्री मयंक गुप्ता जी से बातचीत करेंगे। वो हमारे साथ हैं। श्री मयंक गुप्ता जी, जैसे आप जानते हैं, संघ के वरिष्ठ नेता भी हैं और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता भी रहे हैं। उम्दा वक्ता हैं, अपनी बात को बहुत तरीके से कहते हैं। हम निवेदन करेंगे उनसे कि वो बतलाएं कि इस स्टेज पे वो भाजपा प्रत्याशी की स्थिति को कहाँ पाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा इस विषय में हसीन साहब के जो ये चुनाव है जी, ये सामान्य चुनाव नहीं है। देश की आज़ादी के बाद अब तक जितने चुनाव हुए हैं ये उनमें सबसे अलग है जी। और इसलिए अलग है कि ये चुनाव किसी एक नेता को प्रधानमंत्री या सांसद बनाने का चुनाव है ही नहीं। ये चुनाव आम जनता ने अपने बच्चों के भविष्य का चुनाव मान लिया है जी। और इसलिए लोग वोट नहीं दे रहे मोदी जी को या कमल के फूल को या भारतीय जनता पार्टी को, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, कि उन्हें वो नेता पसंद है। खाली उन्होंने ये मान लिया है कि ये मोदी जी की सरकार ही है या मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ही हैं जो आने वाले समय में हमें सुरक्षा दे सकते हैं, हमें समृद्धि दे सकते हैं और हमें उस विकसित भारत में हमारे बच्चों को ले जा सकते हैं जहां वो स्वाभिमान और गर्व के साथ जी सकेंगे। इससे पहले भारत हमेशा से बड़ा देश है। भारत एक विकसित देश की होड़ में लंबे समय से लगा हुआ है। विकासशील देश की उसमें हम श्रृंखला में हैं ही, लेकिन देश की परतंत्रता के कारण से, गुलामी के कारण से हमारा जो एक स्टेचर था, हमारा जो एक कद था पूरी दुनिया में, जिसको सारी दुनिया नमस्ते करती थी, सारी दुनिया हमसे हाथ जोड़कर सीखने आती थी, सारी दुनिया हमको सोने की चिड़िया कहती थी, हम आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हम दुनिया में सबसे सशक्त और सबसे आगे थे। लेकिन हमारी ही कुछ कमियों के कारण से हम परतंत्र हुए, जिसके कारण से हमें कई नुकसान उठाने पड़े। हमारे देश के टुकड़े हुए, हमारी संस्कृति का नुकसान हुआ, हमारे आर्थिक नुकसान हुए, हमारी शिक्षा का नुकसान हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपको ये बात में रेफरेंस आ रहा है कि जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उस समय पर जो हमारे सदर्न स्टेट्स थे, दक्षिणी भारत था, जिसमें मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि तमिलनाडु का क्षेत्र है, वहाँ पर हमारी साक्षरता की दर जो गजट में रिकॉर्डेड है 85% थी। 85% लोग पढ़े लिखे थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने कहा कि जो हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ेगा उसको हम साक्षर नहीं मानेंगे, जो अंग्रेजी नहीं सीखेगा उसको हम साक्षर नहीं मानेंगे। उसी दिन हमारी साक्षरता की दर 0% हो गई। हो जाना था, बट नेचुरल। तो ये षड्यंत्र किए गए हमें नीचा दिखाने के लिए। हमारे वेदों को कहा गया कि चरवाहों के उपदेश हैं, चरवाहों के गीत हैं। आज सारी दुनिया उन्हें समझ रही है क्या है। हमारा ज्ञान विज्ञान बढ़ा रहा है, लेकिन आज जो मैं कह रहा हूं इस चुनाव में, इसलिए मैंने इस बातों का उल्लेख किया कि अब भारत की जनता, वो किसी भी समुदाय की हो, किसी भी वर्ग की हो, उसको ये समझ में आ गया है कि अब मजहबी नारों से काम चलने वाला नहीं है। अब एक दूसरे को लड़ाकर वोट लेने की वाली कांग्रेस का पतन हो चुका है। जाति के नाम पर राजनीति करने वाले, परिवार के नाम पर राजनीति करने वाले दल समाप्त हो रहे हैं, या तो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं, जेल पर हैं या बेल पर हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र उनको प्रकाश की किरण दिखाई दे रही है। आज मोदी जी का जो विजन है वो ये है कि 2047 की हम तैयारी कर रहे हैं और 2047 में भारत को विकसित देश ही नहीं बनाएंगे, हम भारत की इस नींव को इतना मजबूत कर देंगे कि अगले 1000 साल तक हमें कोई हिला ना सके। ये बहुत जरूरी है और लोगों को ये बात समझ में आ गई है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, कहना, नारा देना या अपनी बात कहना लगे, लोगों ने समझ लिया। इसी चीज पे चुनाव हो रहा है, इसी चीज पर चुनाव है। ये चुनाव किसी प्रत्याशी पर है ही नहीं। तो यानी कि मोदी जी की पर्सनैलिटी चुनाव लड़ रही है इन इश्यूज के साथ। मोदी जी उस सारे इश्यूज के संवाहक हैं,
उसको लेकर चल रहे हैं उस ध्वजा को, और उस ध्वजा को लेकर चलने के लिए जो उनके प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी एक हैं। यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की अपनी व्यक्तित्व, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी अपनी कार्यशैली है, एक अपना व्यक्तित्व है, उनकी अपनी नॉलेज है, काम करने का तरीका है, वो भी उसमें एक एडिशन है, स्वाभाविक रूप से है, क्योंकि उनकी व्यक्तित्व अपने आप में बहुत सारी चीज़ें रखता है। वो जिस तरह से मुख्यमंत्री काल में उन्होंने एक पारदर्शिता के साथ, एक शुचिता के साथ सरकार चलाई है, वो सबके नॉलेज में है। जिस तरह से उन्होंने आम जन की संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड में जो आयुष्मान कार्ड मोदी जी ने दिया था उसको अटल आयुष्मान कार्ड के रूप में हर नागरिक के लिए दिया, वो हमारे संज्ञान में है। उन्होंने जिस तरह से होम स्टेज की योजना शुरू करी, जिस तरह से बहुत सारे काम उन्होंने, जो हमारी लंबी मांग थी ग्रीष्मकालीन राजधानी की, उसको वहाँ पर पूरा किया। हमारा एक नहीं, बहुत सारे काम हैं जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार में हुए। अपनी जो एक वैचारिक मुद्दा था, उस वैचारिक मुद्दे को सामने रखकर जो राजनीतिक आवश्यकताएं चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी में होनी चाहिए थी, वो सब ध्यान में रखने के बाद प्रत्याशी निर्धारित किए गए। निश्चित रूप से। अब सवाल ये है कि जहाँ तक चुनाव प्रचार का सवाल है, तो चुनाव प्रचार में तो आपके मुकाबले कोई, मतलब बीजेपी के मुकाबले कोई आ नहीं पाया। वैसे क्या देखते हैं आप इन जनरल कि क्या हालात बन रहे हैं इस चुनाव में? मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी तो ईश्वर जाने, कि शायद 50% से ज़्यादा स्थानों पर किसी और के बस्ते भी नहीं लगेंगे भाजपा के अलावा। यानी भाजपा एक पहाड़ है, बाकी सब उसमें सिर मार रहे हैं। पहाड़ नहीं है, भाजपा एक स्टैंड के साथ खड़ी है। भाजपा किसी व्यक्ति को नेता बनाने की नई लड़ाई लड़ रही है। भाजपा इस देश को महान बनाने की लड़ाई लड़ रही है, और इसके लिए जो ताकत जनता ने दी है, उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी इतनी सशक्त हुई है आज, और अपना भाजपा का एक अपना नेटवर्क है, अपनी कार्यशैली है, कि आज भाजपा के अलावा कोई भी मैदान में है नहीं। ठीक है, जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं कुछ तो करेंगे ही। अभी मुझे किसी ने बताया कि एक प्रत्याशी से अपना बस्ता ही छोड़ के चले गए, यहाँ से कार्यालय छोड़ के चले गए रात में। कल एक को पता लग रहा है कि वो बहुत सीमित लोगों के साथ घूम रहे हैं। तो कहीं ऐसा लग नहीं रहा कि कोई चुनाव में आमने सामने लोकतांत्रिक आवश्यकताओं को पूरा मात्र कर रहे हैं बाकी प्रत्याशी। आप ये मजबूरी है उनकी, क्योंकि टिकट लिया है, उनके एक राजनीतिक जीवन है, उन्हें कहीं ना कहीं खड़े रहना है, विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, इसलिए वो खड़े हैं। अन्यथा जनता भी, जो मैं समझता हूँ कि जो बहुत बड़ा वर्ग जिसके बारे में कहा जाता था कि चाहे वो अनुसूचित समाज है या मुस्लिम समाज है, कि किसी दल या किसी चुनाव चिन्ह से बंधा है, इस बार ऐसा भी नहीं है। इस बार अनुसूचित समाज बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को मतदान कर रहा है। मैं कहूँगा बहुत अधिक मात्रा में कर रहा है, क्योंकि उनको भी दिख रहा है कि न तो बसपा कहीं स्टैंड ले पा रही है, न कांग्रेस में कोई दम है, और सरकार बननी है भारतीय जनता पार्टी की, तो कहीं और वोट डालकर अपना वोट को खराब क्यों करेंगे वो। इतनी व्यवहारिकता 10 साल में आप लाने में कामयाब हुए? निश्चित हुए हैं। और एक अब वो अनुसूचित समाज नहीं रहा जो जिसको आप दलित कुचला कहते थे। आज हर कोई अवेयर है, हर कोई के पास सोशल मीडिया है, हर किसी के पास न्यूज़पेपर है, हर किसी के पास सारी नॉलेज है, पढ़ लिख गए लोग। पहले तो कांग्रेस ने सबको दबा कर रखा, किसी को पढ़ने मत दो, विकास मत दो, गांव में सड़कें मत बनने दो, इनको बंधुआ मजदूर की तरह रखो। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब हर एक के खाते में डायरेक्ट पैसा जाता है, जो भी योजना आती है, हर एक के घर पे मोदी जी के द्वारा भेजा गया राशन जाता है। तो सबको दिख रहा है कि यही सरकार है जो हमारी जान की, हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की, हमारे रोजगार की रक्षा कर सकती है। तो यानी कि चुनाव भाजपा प्रो तो है, लेकिन भाजपा विरोध कहीं नहीं है। कोई दल ऐसा नहीं, कोई दल ऐसा मुद्दा डेवलप नहीं कर पा रहा। मुद्दे तो कहीं पूरे देश में नहीं डेवलप हो रहा है। जैसे पहले हमेशा ऐसा होता था कि कुछ भाजपा विरोध, कुछ भाजपा समर्थन। तो भाजपा समर्थन आपके सामने रिजल्ट रहा है। पिछला इलेक्शन आप 2.5 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीते थे, उससे पिछला इलेक्शन आप 2.25 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीते थे। यही अब आपका दावा 5 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीतने का है। तो इसमें क्या ये गुंजाइश है सर कि कोई और राजनीतिक दल कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहा? नहीं, क्या है, मैं आपको एक बात बताऊँ, फैक्ट है सर। एक चीज़ होती है प्रैक्टिस। जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल आप जब सीख जाते हैं तो आप बात कर रहे हो मोबाइल पे, किसी और को देख रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो अपने आप क्लच ब्रेक लगते चले जाते हैं। ऐसी मतदान की भी एक प्रैक्टिस होती है। जो जातियां या जो वर्ग लंबे समय से किसी एक चुनाव चिन्ह पर मतदान करते आते हैं, उन्हें वहां से हटने में बहुत जोर पड़ता है प्रैक्टिस के कारण। जब वहां पहुंचते हैं पोलिंग बूथ पर, तो वो वही चुनाव चिन्ह दिखाई देता है। ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि वो उसे वोट देना चाहते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस है, और वो प्रैक्टिस छूटने में हो सकता है एक आध चुनाव लग जाए जी। लेकिन फिर भी हमें मान रहे हैं कि बहुत बड़ा वर्ग मुस्लिम समुदाय का भी, महिलाएं तो 100%, नहीं तो 90%, और पुरुषों में भी बहुत बड़ा वर्ग हमें मतदान करने वाला है इस बार।
भले वो खुल के बोलेगा नहीं, लेकिन हमने भी सबको कहा है, और मैं आपके प्लेटफॉर्म पे भी अपील करता हूं कि मुस्लिम भाई खुलकर भाजपा के साथ हैं, कहीं दूसरे देश में जाना नहीं है, सबको हमें यहीं रहना है। और फिर आप बहुत सोचिए, हम जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को मिलाने की बात करें तो मुस्लिम समुदाय है ना सारा जी, तो हम किससे परहेज क्यों करेंगे जी, ठीक तो है। ऐसा कोई परहेज का प्रश्न नहीं है, हमें साथ ही रहना है इस देश में। सिर्फ इतना ही तो है ना कि कोई लड़ाने वाला ना हो हमें आपस में, हम एक दूसरे के सम्मान करना सीखें, हम एक दूसरे की भावनाओं को समझना सीखें, इतना ही तो है। कौन रोक रहा है आपको अपनी फ्रीडम को? जब मैं कह रहा हूं कि 3 तलाक में हम फ्रीडम नहीं, हम किसी की बाधित कर सकते, तो पूजा पद्धति में कैसे करेंगे जी? फ्रीडम किसी की बाधित नहीं की जा सकती, सबको स्वतंत्रता है इस देश में। इसलिए मुस्लिम समुदाय को खुलकर भाजपा के साथ आना चाहिए। और एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे सामने आया है, कुछ मुस्लिम बंधुओं ने मुझे कहा कहने साहब एक बात बताइए, हम तो आपको इसलिए वोट देते। मैंने पूछा आप क्यों देना चाहते हो हमें वोट? उन्होंने कहा हम इसलिए देना चाहते हैं, हम कांग्रेस को देते हैं और कांग्रेस वाले भाजपा ज्वाइन कर ले रहे हैं जी। तो हम उन्हें वोट दें और फिर वो भाजपा में आ गए तो हमारा तो क्या होगा? हम तो कहीं के भी नहीं रहे, कांग्रेस वाला हमारा काम करने की स्थिति में नहीं रहा, भाजपा वाले हमें अपना मानते नहीं, इससे अच्छा हम सीधे भाजपा को वोट देते, कम से कम आप हमें अपना मानोगे तो सही। तो ये बात लोगों के बीच में जा रही है, ये जानी चाहिए। और इसलिए मैं आपको विश्वासपूर्वक कहता हूं कि इस बार के परिणाम आप आने दीजिए, चौंकाने वाले होंगे। पहला चौंकाने वाला परिणाम होगा, मतदान प्रतिशत बहुत अधिक होगा इस बार जी। और दूसरा, उसमें से मोर देन 70% जितना पोलिंग होगा भाजपा के पक्ष में पड़ेगा। 30% वो है जो प्रैक्टिस के कारण अभी भाजपा की तरफ नहीं आ रहे, पर भावनाओं से अगर आप व्यक्तिगत पूछेंगे तो वो भी समझते हैं काम तो भाजपा ही कर रही है। एक आखिरी सवाल, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान का जो हमारा चुनाव आयोग है भारत का, उसने ज़्यादा से ज़्यादा मतदान का आह्वान किया हुआ है, उसके लिए वो प्रयास भी कर रहे हैं। आप इसे लेकर मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा कहना है कि मतदान हमारा अधिकार है और हमारा कर्तव्य भी है जी। अगर हमारे उंगली पर निशान नहीं लगा है स्याही का जी, तो फिर हमें 5 साल किसी पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं जी। इसलिए अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें। आपको भाजपा के पक्ष में करना है मैं तो अपील करूंगा, लेकिन अगर आपको नहीं भी करना, किसी के पक्ष में भी आपको करना, अपना ओपिनियन दीजिए। कल को परिणाम आएंगे तो आपको डिसीजन बदलने का अधिकार होगा फिर 5 साल बाद। लेकिन अगर आपको मतदान का अभ्यास छूट गया तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो मतदान जरूर करें। मैं एक घटना बताना चाहूँगा, आप बाद में जोड़ लेना चाहें उसको, दिखाएं ना दिखाना चाहें। समर्थ गुरु रामदास छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। वो भिक्षा मांगते थे और भिक्षा मांग कर ही भोजन करते थे जी। और एक ही घर से भिक्षा लेते थे, उससे जो मिल गया उसी से खाते थे। वो एक घर पर गए, एक बुजुर्ग महिला निकल कर आई, उसने कहा भिक्षाम देही। उस महिला वो रोने लगी, कहली मेरे घर में तो कुछ है ही नहीं, कई दिनों से मेरे यहाँ तो खाना नहीं बना, मेरे पास कोई कपड़ा नहीं जो मैंने पहन रखी साड़ी, इसके अलावा मैं तुम्हें क्या दूँ? महाराज मैं क्षमा मांगती हूँ। तो स्वामी समर्थ गुरु रामदास ने कहा माँ कोई बात नहीं, तू थोड़ी मिट्टी डाल दे इसमें। उठा के अपने घर मिट्टी है, उसने कहा डाल दी। वो पूछती है बुढ़िया कि आप इस मिट्टी का क्या करोगे महाराज जी? वो कहते हैं मैं तो कुछ नहीं करूंगा, पर तेरी देने की आदत बनी रहेगी, प्रैक्टिस बनी रहेगी। कल को जब तेरे पे देने को होगा तो तक तेरी आदत ना छूट जाए, इसलिए मिट्टी दे, पर दे। इसलिए मतदान करें, भले ही हो सकता है इस बार गलत जगह कर जाएं आप, कोई बात नहीं, पर करें जी। धन्यवाद साहब। ये थे मयंक गुप्ता जी, जिनके साथ हमारी बातचीत कितनी सारगर्भित रही ये पाठकगण आप खुद ही तय करें, और इस परिस्थितियों में इनके आह्वान से कोई क्या संदेश लेना चाहता है आप लोग तय कीजिए। मैं आपके बीच फिर आऊँगा एक नई स्टोरी के साथ, एक नए साक्षात्कार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।